नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नैना के खिलाफ लाई इनेलो सुनैना, डबवाली से लड़ा सकती है चुनाव। 3.5 करोड़ की हीरोइन के साथ पकड़ी गई तस्कर, दिल्ली से जा रही थी पंजाब। बच्ची को सौंपा दादा दादी को, पिता पर लगाया था संगीन आरोप। ब्रेक थ्रू ने महिला थाने में दी प्रस्तुति, महिलाओं की सुरक्षा हो सुनिश्चित। नवीन जयहिंद पहुंचे पानीपत, सभी पार्टियों को लिया आड़े हाथों। रेलवे फाटक पर युवक ने किया आत्महत्या, शादी से नाखुश था युवक। दिव्यांग पेंशन जांच में भेदभाव, डॉक्टर के खिलाफ रोष। अनाथ बच्चों का घर भी बेचा बुआ ने, बच्चे खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। सिटी तहलका फटाफट में आइए नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा की राजनीति में यकायक सुनैना चौटाला का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। याद रहे, अभय सिंह चौटाला ने हाल ही में सुनैना को इनेलो में शामिल करते हुए महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव पद का दायित्व दिया है। ज्ञात रहे कि सुनैना ओम प्रकाश चौटाला के भाई प्रताप सिंह के पुत्र रवि चौटाला की पत्नी है। अरसे से दोनों परिवारों में मतभेद ही नहीं, मनों में भी भेद सुने जाते रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह चौटाला की मृत्यु के अवसर पर ओम प्रकाश चौटाला ने भाई की भूमिका निभाते हुए सारी धार्मिक क्रियाएं स्वयं पूरी कराई थी, जिसके चलते रवि चौटाला फिर से अपने ताऊ ओम प्रकाश चौटाला के नजदीक आ गया था। इसके बावजूद राजनीतिक रूप से उनके बीच में दूरियां बनी रही, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने स्वयं पहल करते हुए सुनैना को इनेलो ज्वाइन करवाया। क्यास लगाए जा रहे हैं कि सुनैना को नैना सिंह चौटाला के खिलाफ डबवाली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा हरी चुनरी चौपाल को भी सुनैना के द्वारा चुनौती पेश की जा सकती है और इसके लिए एक कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके चलते सुनैना हरियाणा भर का दौरा करके महिलाओं को इनेलो के पक्ष में संगठित करेगी। बता दें कि सुनैना हिसार जिले के दौलतपुर गांव की बेटी है। उनके भाई आज भी गांव के सरपंच हैं। सुनैना हिसार कॉलेज में छात्र संगठन की अध्यक्ष रह चुकी है। उन्हें एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला जहां बिछड़े हुए परिवार को एकजुट करके अपने गृह जिले में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, वहीं हरी चुनरी चौपाल के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि यदि सुनैना की प्रतिभा को सही से उपयोग में लिया गया तो निश्चय ही सुनैना चौटाला इनेलो संगठन में जान डाल सकती है। बहरहाल इनेलो कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी उत्साह बना हुआ है कि अभय सिंह चौटाला ने अपने व्यक्तित्व में काफी बदलाव कर लिया है। उधर बिछड़े हुए परिवार को फिर से जोड़ने के अभय के प्रयास को उनके गृह जिला में सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। बढ़ते नशे के खिलाफ चलाया गया हरियाणा पुलिस के अभियान को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जब करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत की 670 ग्राम हीरोइन सहित जालंधर निवासी एक महिला काबू में आई। महिला हीरोइन को दिल्ली से खरीदकर पंजाब में तस्करी के लिए ले जा रही थी। पानीपत की सीआईए 1 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महिला को बस स्टैंड पानीपत के पास से काबू करने में सफलता प्राप्त की। महिला के बैग की तलाशी लेने पर बैग के अंदर भूरे रंग के 4 लड्डू मिले, जिसकी पहचान करने पर हीरोइन पाई गई, जिसका वजन करने पर 670 ग्राम पाया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत बताई गई है। महिला को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। डीएसपी सतीश गौतम ने कहा कि जांच की जा रही है। उम्मीद है कि महिला से और अधिक जानकारी मिल सकती है। सिटी तहलका के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, कल गुप्त सूचना के आधार पर हमारे सीआईए की टीम ने एक परविंदर कौर नाम की औरत को 670 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है, जिसकी करोड़ों रुपए में कीमत है और वो दिल्ली से लेकर आ रही थी। हमें गुप्त सूचना मिली कि उसके पास हीरोइन है, तो हमने तुरंत मशीन के पास ही वो बस से उतर नीचे जा रही थी, तो उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से 70 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। तो कितने करोड़ की हीरोइन है? देखिए, लगभग 3 करोड़ के लगभग होगी ये इसकी कीमत, और ऐसा अनुमान है। और बड़ी भारी मात्रा में कमर्शियल क्वालिटी की हीरोइन हमने पकड़ी है। ये गांव सातपुर है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की रहने वाली है परविंदर कौर पत्नी मदन लाल। ये 34-35 साल की औरत है और दिल्ली से ये लेके आई थी। अभी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड हासिल किया जाएगा और ये कहाँ से लेके आई है, इसका लाने का स्रोत क्या रहा है, वो हम जल्दी पूछने वाले हैं। ये जालंधर पंजाब में लेके जानी थी। पंजाब में ये काफ़ी इन्होंने कर रखा है। हमने भी पूरी हरियाणा पुलिस ने कमर कसी है कि हम नशे को जड़ से मिटा के रहेंगे।
इसी सूचना के आधार पर हमने ये खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। 1 साल बेमिसाल सिटी तहलका सच के साथ। बुधवार को पिता के वहशीपन की शिकार बच्ची को उसके दादा दादी को सौंप दिया गया है। ज्ञात रहे कि मूल रूप से बिहार निवासी एक परिवार थाना शहर के अंतर्गत रहता है। किराए पर रह रहे क्षेत्र की नाबालिग बच्ची ने करीब 15 दिन पहले एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने अपने पिता पर घिनौनी हरकत का आरोप लगाया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उसके पिता को हिरासत में ले लिया था और बच्ची तभी से CWC की देखरेख में शेल्टर होम में रह रही थी। बुधवार को बच्ची के दादा दादी ने CWC के कार्यालय में आकर अपनी बच्ची को ले जाने की गुहार लगाई और बच्ची की सहमति के बाद बच्ची को दादा दादी को सौंप दिया गया है। 13 साल लगभग 17/3/2019 से हमारे पास पुलिस के थ्रू आई थी, जिसमें इसने शिकायत अपने पिता के खिलाफ ही की थी। आज उसके दादाजी को उसको सौंप दिया गया है, क्योंकि वो बच्ची अपने दादाजी के पास गांव जाना चाहती है बिहार में। मानवाधिकार संस्था ब्रेक थ्रू द्वारा पुलिस विभाग पानीपत व थिएटर आर्ट ग्रुप के सहयोग से यौनिक हिंसा के खिलाफ अभियान के अंतर्गत पानीपत जिला के महिला थाने में आर्य कॉलेज NSS वॉलंटियर्स द्वारा मेरा साथ दो नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे समाज में मनचले युवा लड़कियों पर फप्तियां कसते हैं और यौन हिंसा करते हैं, जिसके चलते माँ बाप लड़कियों को शिक्षा, नौकरी व अन्य कामों के लिए बाहर भेजने से भी डरते हैं, जिसे हम छेड़खानी का नाम देकर बहुत हल्के में ले लेते हैं। वह यौन हिंसा लड़कियों के खिलाफ एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराध का रूप ले लेते हैं। DSP सतीश गौतम ने कहा कि मैंने पहले बच्चे के रूप में भगवान से बेटी मांगी थी, ताकि मैं अपने घर से लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ शुरुआत कर सकूं। पुलिस विभाग द्वारा दुर्गा शक्ति जैसे ऐप व सुरक्षा वाहन चलाए गए ताकि मंचलों पर लगाम लगाई जा सके। पानीपत पुलिस महिलाओं व लड़कियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अन्य लोगों से भी पुलिस का सहयोग करते हैं और अपील भी करते हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ना लड़कियों का भी अधिकार है। आज महिला थाने में जो ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से सेक्सुअल हरासमेंट और एसिड अटैक पे जो स्ट्रीट प्ले किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ब्रेक थ्रू के प्रोग्राम से हमेशा से शामिल होती रही हूँ। इनका जो एक सबसे अच्छा माध्यम जो है स्ट्रीट प्ले एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर हम एक भाषणबाजी नहीं होती है, कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं। एक टीम के माध्यम से सभी लोगों को उनके बीच में शामिल होकर अपनी बात बताई जाती है, एक नाटक के माध्यम से बताई जाती है। बुधवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए धर्म व जाति की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की बेहतर सुविधा आम जनता को दी गई है। मौजूदा सरकार आमजन को अपने घोषणा पत्र के अनुसार सुविधाएं देने में विफल साबित हुई है। जयहिंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हराने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। वहीं जब चुनाव लड़ने के विषय में जयहिंद से पूछा गया तो उनका कहना था कि यदि पार्टी उन्हें अवसर देती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। टिकटों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार को लेकर उनका कहना था कि पार्टी की ओर से जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। आदमी पार्टी ने सारी पार्टियां तो सलाह दी थी कि या जो बीजेपी है या समाज का नाश कर देगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा हुआ है, इसके नाम पर राजनीति करा है। और अब ये राजनीति करने लगी सेना पे भी। तो आम आदमी पार्टी का मकसद ये है कि समाज ना टूटे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का खुट्टा हमने पड़ा था और किसी बस का थोड़ी था। ये बीजेपी वाले जब एसी के कमरे में सोए थे, जब आंदोलन हमने कराया था, लठ पुलिस के हमने खाए थे। बीते दिन पानीपत के सेक्टर 6 रेलवे फाटक पर उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई। मौका पर GRP पुलिस ने जांच में पाया कि युवक ने आत्महत्या की है। काबड़ी रोड कुलदीप नगर के उक्त युवक का हाल ही में बालजाटन गांव में रिश्ता हुआ था। 22 वर्षीय कमल नाम का युवक अपने रिश्ते से नाखुश था। परिजनों का आरोप है कि उनका लड़का बालजाटन गाँव में शादी नहीं करना चाहता था,
लेकिन लड़की पक्ष वाले मानसिक रूप से दबाव बना रहे थे, जिसके चलते कमल ने आत्मघाती कदम उठाया। बुधवार को शव के पोस्टमार्टम के समय भी परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और शव लेने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा शव नहीं लेंगे। बाद में SHO थाना शहर जितेंद्र ने उत्तेजित लोगों को 3 दिन का समय देकर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कमल नाम का लड़का था, सुसाइड कर लिया था, तो GRP के अंडर केस दर्ज हुआ था। आज इसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। तो उसके बाद इनकी जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनकी कुछ डिमांड्स थी, वो आके SHO GRP साहब भी आ गए थे और उन्होंने आके और हमने उनको समझा दिया। वो अपना दाह संस्कार के लिए बड़े रिसीव कर लिया। बुधवार को पानीपत के नागरिक अस्पताल में दिव्यांग पेंशन के अभ्यर्थियों में डॉक्टर के खिलाफ असंतोष देखने को मिला। लोगों ने कहा कि वे सुबह 8 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक उनका नंबर नहीं आया। लोगों ने कहा कि वह भूखे प्यासे सुबह से यहां पर खड़े हैं, लेकिन सिफारशी लोग बाद में आकर अपने पेंशन के कागज डॉक्टर से पूरे करवा कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए तथा बारी के हिसाब से सभी को अटेंड करना चाहिए। एक कान में मेरे प्रॉब्लम थी सुनने की, मैं यहाँ पर चेक कराने के लिए आया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। मैडम ने यहाँ पर फार्म जमा कर लिए और मेरे राशन कार्ड पे नंबर लगा दिया। फार्म एक्सेप्टेड हो गया। उसके बाद मेरे को कह रहे रोहतक से बनेगा, रेफर करने का आश्वासन दिया कि 4 बजे तक बैठ जाओ, आपको जो है ना रेफर लेटर दिया जाएगा। मैं सुबह से आया हूँ बच्चे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के। जी सुबह से आए हैं लगभग 8 बजे से। पहले वहाँ लाइन में लगे, उसके बाद अब इधर लाइन में लगे, बोले डॉक्टर आएंगे। अब लगभग 3 सवा 3 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कह रहे हैं डॉक्टर उठ के चला गया। मेरे बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना था, उसके लिए उन्हें रेफ़र कर दिया, बोले हमारे पास यहाँ सुविधा नहीं है। वो रेफ़र लेटर भी हमें अभी तक नहीं दिया, बोलो वो भी 5 बजे मिलेगा। रेफरल का जो स्पेशलिटी यहाँ पे दी है वो रेफर का, अदरवाइज जिनको रेफर नहीं किया जा रहा बाकी सबको यहाँ किया जा रहा है। पानीपत के बबैल रोड निवासी रामकुमार ने CM विंडो पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक दरख्वास्त दी है। रामकुमार का आरोप है कि उसके भाई के नाबालिग बच्चे जो कि अनाथ हैं, उनके घर को बच्चों की बुआ ने गैरकानूनी रूप से बेच दिया है। रामकुमार ने बताया कि उसके भाई का लड़का धर्मवीर और उसकी पत्नी बहुत दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। धर्मवीर के 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़की हैं जो नाबालिग हैं। बच्चों की बुआ ने गैरकानूनी तरीके से घर और सारा सामान बेच दिया है। दोनों लड़कियां गुरुकुल मोर माजरा में पढ़ती हैं और लड़का अपने दादा के पास रहता है, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन पहले ही दादा की भी मृत्यु हो गई। भगवान ने बच्चों के सर से माता पिता का साया तो उठा लिया, लेकिन बुआ को जरा भी रहम नहीं आया और सारा सामान बेचने के बाद उसके पैसे अपने पास रख लिए। ज्ञात रहे कि बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। ये दरखास्त दी हमने जी, भाई की पुत्री है, सारे हुए हैं अनाथ, न उनके माँ है न बाप है। अरे उन्होंने वह सरपंच ने और गुरुकुल में कर दी थी दाखिल। वह गुरुकुल में तो आई छुट्टी तो देखे मकान पर ताला लग गया है। तो फिर उन्होंने जी फिर मार के बताया, मैं हमने बेटी भी कार्रवाई करी। देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत और हमारे खास कार्यक्रम हमारा MP कैसा हो उसको लेकर आज हम पानीपत के SD कॉलेज में पहुंचे हैं। यहां पर युवाओं का रुझान जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से किस पार्टी की तरफ लोगों का रुख है और युवाओं की क्या भागीदारी है, उसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि हमारा MP कैसा हो और किस सरकार का क्या है रुख, उस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चले राम राम जी। राम राम भाई साहब। और क्या कौन सा MP होना चाहिए, अपना कैसा MP हो? MP भाई इस तरह का होना चाहिए भाई, बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए। ये कांग्रेस में था फिर बीजेपी में रल जा, बीजेपी में रल कर मैं कैंडिडेट आ जाए, मनवाना चौटाला की रुझान चौटाला में आ जाएंगे मैं और मैं उन टिकट दे देंगे भाई। बीजेपी का बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, कैंडिडेट देखना चाहिए, ना कि कोई पुराना MLA बन रहा है उसका कैंडिडेट दे दे, इसकी वोट ज्यादा थी अब इसका टिकट दे दो भाई, इसका यू जीतेगा। उसी पार्टी का रुझान है भाई, बीजेपी का रुझान है। बीजेपी ने बढ़िया आदमी छाट का बढ़िया वोट उसका टिकट देनी चाहिए, हम उसके साथ है। बीजेपी के साथ वैसे मोदी बढ़िया आदमी है, उसके साथ मतलब मैं कैंडिडेट जो बढ़िया आदमी था कैंडिडेट देने। आप बीजेपी
एमपी कैसा हो अपना? एमपी भी बढ़िया हो, जो अपना जनता का सारी बात सुने। ऐसे नहीं होता कि बाहर जा रहा और बात नहीं सुन रहा जनता की। जैसे अश्विनी चोपड़ा थे जो सुनी नहीं जनता की। आपकी क्या है? बस युवाओं को रोजगार मिल जाए, जैसे आजकल काफ़ी पढ़े लिखे ऐसे ही हो रहे हैं, तो उनको रोजगार ज़रूरी है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है दिन पे दिन, तो बीजेपी सरकार ने काफ़ी युवाओं को रोजगार दिया, तो अच्छी बीजेपी को होनी चाहिए। अब की बार क्या है भी अपने क्षेत्र का ही एमपी हो। हाँ, पानीपत या करनाल का ऐसा होना चाहिए या बाहर से, जैसे अभी अश्विनी चोपड़ा जी थे बाहर से आए थे वो आकर? नहीं, अब की बार संजय भाटिया की सुने टिकट बीजेपी का, तो देखो क्या होगा, बीजेपी देगी कि पानीपत वालों का टिकट या आगे भी करनाल लोकसभा में बचा होगी। संजय भाटिया आता तो क्या रहेगा? बढ़िया, भाटिया बढ़िया कार्य करता है, पुराना कार्य करता है बीजेपी का, हर भाई आना चाहिए। हम तो कौन दे उसका टिकट? अश्विनी चोपड़ा ने कुछ नहीं पूछा, आज लो भाई के चल रहा के नहीं है, नाम नूबेरा लागे के बना ना, वो बीजेपी मोदी की लहर में बना, उसका कोई मैटर नहीं था इसमें लोकसभा सीट में, ना उसने कुछ इतना कोई काम कराया। जो करे हम ये चाहते कि हमारे यहीं का होना चाहिए, पानीपत का या करनाल का। एमपी यदि पानीपत से जैसे कैंडिडेट है संजय भाटिया हैं और एक थुरिया का नाम चल रहा है, एडवोकेट वेदपाल है, कौन सा होना चाहिए? संजय भाटिया हमें ठीक लगा, उसमें उसको जुड़ रहे हैं बढ़िया। संजय भाटिया ना मेहनत कर दे बीजेपी पार्टी खातर, तो हमको बीजेपी ना देनी चाहिए टिकट। भाई बढ़िया बात है, आदमी बढ़िया और काम करे। और पानीपत का सबसे बड़ी बात तो यार, और करनाल के बनकर है उरे पानीपत मान दे कोनी में टेम लावा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी लीड करेगी आप? बीजेपी। वो क्यों? बिकॉज वो किसी के साथ आजकल में भी पार्शलिटी नहीं कर रही है, सो इसलिए वही लीड करनी चाहिए। हमारा एमपी कैसा होना चाहिए? हमारा कैंडिडेट कैसा? हमारा एमपी ऐसा होना चाहिए जो किसी भी कास्टिज्म को लेके पार्शलिटी ना करे। मेन बात यह है, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो एससी को ज़्यादा आगे किया जाता है, लेकिन पढ़ाई तो हर कोई एक जैसी ही करता है ना, तो सभी को एक साथ लेके चलें, ऐसा हमारा एमपी होना चाहिए। जैसे कि पहले एमपी हमारा क्या था, बाहर से होता था, दूसरे क्षेत्र से बाहर से, जैसे अश्विनी वर्तमान में लगा लो अश्विनी चोपड़ा बाहर से हैं। क्या लगता है कि अब की बार जो कैंडिडेट है हमारा लोकल ही? कोई भी हो, वो इंडियन हो और हमारे बारे में अच्छे से सोचे। हम जो आजकल की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसकी स्टडीज़ को लेके, मतलब किसी भी चीज़ को लेके वो पार्शियलिटी ना करे, सबको एक साथ ही लेकर चले। बीजेपी आनी चाहिए भैया। वो क्यों आनी? बीजेपी काफ़ी फ़ायदेमंद है, फैसिलिटी दे रही है, बहुत फैसिलिटी दे रही है, और लड़कियों के बारे में सोच, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में ज़्यादा सोच रही है, इसलिए बीजेपी ही आनी चाहिए। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए SC BC ना, इसके बारे में छोड़ के यूँ देखा है, हाँ टैलेंट देखा है, उसकी बात पे एग्री करी। हाँ उसी की बात पे एग्री करी, सही बात है। अगली आप बताओ क्या लगता है कौन सी पार्टी है? बीजेपी। क्या कारण? कारण क्योंकि वो मतलब जैसे कि सभी के बारे में सोचती, ये नहीं सोचती कि कौन कैसा है कि नहीं, बट सभी के लेवल के अकॉर्डिंग देखती है, और जैसे वो बच्चे के टैलेंट को देखती है, ये नहीं देखती कि कोई कास्ट क्या है, बच्चे को टैलेंट के ऊपर बोलना। एमपी कैसा होना चाहिए? हमारा जो कैंडिडेट है वो एरिया का होना चाहिए। लोकल का ही क्यों? क्योंकि वो उसे मतलब एरियाज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है कि कहाँ का लेवल क्या है, तो जो लोकल एरिया के मतलब घूमते फिरते रहते हैं और आसपास की जानकारी उन्हें ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, जैसे स्वच्छता भारत अभियान, जो कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए थे। हमारे लिए इतने स्टेप उठाए हमारी तरक्की के लिए, ताकि लड़कियों को आगे मौका मिले, काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए हमारा? मोदी जैसा, जो मतलब कि हमारे देश को प्रगति में लेके जाए, ना कि राहुल गांधी जैसा। ऐसा क्यों लगता है आपको? राहुल गांधी में ऐसा क्या लग रहा है आपको? तो वो नहीं कर सकता। मोदी के पास एक एक्सपीरियंस है, मोदी ने दुनिया देख लिया है, मोदी के पास एक एक्सपीरियंस है। राहुल इतने टाइम से हो के भी उसने कुछ नहीं किया जो कि मोदी ने 5 सालों में किया, तो इसलिए मोदी का होना जरूरी है। कौन सी सरकार आनी चाहिए? सर मेरे को सबसे पहले तो ये लगता है, आज तक जैसे 50-60 साल से जो कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर सत्ता करती आ रही है, उसके बावजूद जो मोदी सरकार आज हमारे देश में उभरी है, वो बहुत ही एक अच्छी पहल लेकर आई है। उनकी जहाँ सोच शुरू होती है, वहाँ कांग्रेस सरकार की सोच खत्म होती है। मतलब आज तक की किसी इतनी योजना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई जो आज तक मोदी सरकार ने 4-5 वर्षों में बना दी।
जैसे बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब अलग अलग टाइप की उन्होंने जो सरकार की तरफ से वैकेंसियाँ चलाई हैं बहुत सारे। मतलब आज के टाइम में इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे थे और आज उनको मोदी जी की सरकार आने के बाद बिना पैसे एबिलिटी होने के बावजूद भी उनको कांग्रेस सरकार में नौकरी नहीं मिलती थी। और जो मोदी सरकार की जो आई है सरकार, और उन्होंने जो जिन बच्चों में एबिलिटी है वो आज के टाइम पे नौकरी लग रही है, अपने गुणों को उभार रहे हैं। सिटी तहलका के इस अंक को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। 1 साल बेमिसाल, सिटी तहलका सच के साथ।